हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 7th की एनसीईआरटी का चैप्टर 1 देखने जा रहे हैं। देखिए गाइज, हम लोग जो है 8वीं की एनसीईआरटी हिस्ट्री पढ़ चुके हैं और 9वीं की हिस्ट्री चल रही है। तो ये 7वीं का हिस्ट्री जो है ना वो स्किप हो गया था, लेकिन अब मैं आपको 7वीं क्लास की भी जो है एनसीईआरटी पूरी कराऊंगी हिस्ट्री की। तो चलिए आज पढ़ेंगे हम हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल करेंगे कि हजारों वर्षों के दौरान क्या क्या चेंजेस आए हैं, है ना। पहले कैसी प्रणाली हुआ करती थी, ठीक है, अब क्या चेंजेस हुए, तो इन सब चीज़ों को हम आज देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आप ये फिगर देख पा रहे होंगे, ये एक मैप है, ठीक है। अब किस चीज़ का मैप है अभी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। एक मैप देख लिया आपने, अब ये देखिए दूसरा मैप, ठीक है। ये मैप देख के तो आपको जान पहचान थोड़ी सी लग रही होगी कि हमारे भारत का मैप है, ठीक है। और जो अभी आपने पहले मैप देखा ना, ये भी भारत का नक्शा है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ये भी भारत का नक्शा है। तो यही चीज़ का डिफरेंस हम देखेंगे, है ना। मानचित्र 1 पर नज़र डाला हमने और मानचित्र 2 पे नज़र डाला। अब देखिए मानचित्र 1 जो है ना वो अरब भूगोलविद्ता यानी कि उनका नाम है अल इंद्रीसी ने 1154 में बनाया था। और यहाँ जो नक्शा जो दिया है ना वह उनके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को ये दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है? भारतीय उपमहाद्वीप को ये दर्शाता है, ठीक है। तो देखिए मानचित्र 2 जो है, अभी हमने जो दूसरा मानचित्र देखा वो किसने बनाया है? वो एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया है, ठीक है। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफ़ी अंतर है, ठीक है। अल इंद्रीसी के जो नक्शे हैं ना दक्षिण भारत की जो है उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे, ठीक है। और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है, ठीक है। जगहों के नाम जो है ये देखिए विभिन्न प्रकार जो है जगह के नाम दिए हुए हैं, ये अरबी में लिखे गए हैं। क्या आपको इसमें हिंदी कहीं दिख रही है? नहीं, ये अरबिक भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। तो जिन्हें अरबी आती होगी वो ध्यान से देख लेंगे कि क्या लिखा हुआ है अरबी में, है ना। थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं तो चीज़ें आपको क्लियर समझ में आए, है ना। देखिए अरबी में दिए गए हैं और उनमें से कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं। जैसे कि देखिए उत्तर प्रदेश का कन्नौज हो गया। उत्तर प्रदेश किधर है? यहाँ पे है, ठीक है, कन्नौज हो गया। और मानचित्र 2 जो है पहले मानचित्र बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। यानी कि ये जो मानचित्र है ना पहला मानचित्र, इस मानचित्र के बनने के 600 वर्ष बाद, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितने साल बाद ये मानचित्र बनाया गया है, ठीक है। ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे। और इस कालावधि में ना उपमहाद्वीप के बारे में काफ़ी सूचनाएं जो है वो बदल गई। यह नक्शा जो है हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। पिछला वाला नक्शा जो मैंने दिखाया अभी, क्या उसे देखकर आप कह पाएंगे कि ये भारत का मानचित्र है? नहीं, लेकिन ये मानचित्र जो है भारत से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। थोड़ा क्या मतलब थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, बाकी मिलता जुलता हुआ है ना। तो ये नक्शा जो है हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। उनमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। तो देखिए यूरोप के नाविक और व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। तो देखिए इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था, ठीक है। यही चेंजेस तो हमें देखने हैं कि पहले कैसा मानचित्र था, फिर 600 वर्षों बाद जब मानचित्र बना तो वो किस प्रकार दिख रहा है ना। इतिहासकार जब बीते युग के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं ना तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों पर ध्यान रखना जरूरी होता है। अब आइए कुछ शब्दावलियों को भी देख लेते हैं। क्या जो आज शब्दावलियाँ प्रयोग हो रही हैं क्या वो पुराने समय में भी होती थी? नहीं, इस चीज़ का हम मनन करेंगे इस वाले पैरा में। देखिए अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थ भी बदलते हैं, ठीक है। संस्कृतियों में भी बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं, है ना। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरीके की भाषाओं में जो है मिलते हैं। तो देखिए आप ये देख पा रहे होंगे कि ऐतिहासिक अभिलेख कई तरीके के भाषाओं में मिलते हैं। अब आपके अंदर ये सवाल उठ रहा होगा कि अभिलेख क्या होता है। तो अभिलेख जो है ना किसी घटना, विषय या व्यक्ति आदि के संबंध में रखने वाली बात जो है वो लिखित रूप से लिख दी जाती है, ठीक है, साक्ष्य के रूप में, उसे कहते हैं अभिलेख। और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। अब हम उदाहरण के तौर पर देखेंगे मध्य युग यानी कि मेडाइवल में फारसी
आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। ठीक है, ये भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई, बल्कि समय के साथ शब्दों के अर्थ में भी बदल गई है। अब हम अपने भारत के रेफरेंस में ही देखें। देखिए, उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, आप हिंदुस्तान शब्द ले लीजिए। ठीक है, आज हम इसे क्या कहते हैं? आधुनिक भारत में राज्य का नाम क्या है? भारत के अर्थ में लेते हैं। लेकिन 13वीं में सदी में ना, जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था ना, तो उसका आशय क्या था? पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। ध्यान रखेंगे, आज जिसे हम भारत कह रहे हैं, उस समय मिन्हाज उस सिराज मध्यकालीन के समय हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों से था। ठीक है, अब उसका अर्थ बदल गया है। ठीक है, अब भारत जो है पूरे भारत को लेके चलता है ना, पूरे भारत के राज्यों को लेके। ठीक है, उसने इस शब्द का जो है ना राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। आगे के चैप्टर्स में जो है हम दिल्ली सल्तनत के बारे में भी पढ़ेंगे, तो आप थोड़ा सा सब्र रखिए, सब चीज़ हम देखेंगे साइड बाय साइड। ठीक है, देखिए, सल्तनत के प्रसार के साथ ना, सल्तनत यानी कि शासन के प्रसार, यानी कि दिल्ली के प्रसार के साथ, ठीक है, साथ साथ इन शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए। अभी हम मैप के थ्रू भी देखेंगे कि किस प्रकार क्षेत्र का विस्तार कर रहे थे। ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में ना दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। जब भी हिंदुस्तान का नाम लिया गया ना मध्यकालीन इतिहास में, तो कभी उसमें दक्षिण भारत को इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक है, इसके विपरीत आप देख लीजिए, 16वीं सदी के आरंभ जब हुआ ना, तो बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। बाबर ने किस रेफरेंस में किया? अब जो है उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए हिंदुस्तान का प्रयोग किया। ठीक है, और ये प्रयोग 14वीं सदी के ना कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था। यानी कि जो ये हिंद शब्द है, एक क्वेश्चन क्रिएट हो गया कि ये जो शब्द हिंद है, इसको किसने क्रिएट किया था? अमीर खुसरो ने। जहाँ पे भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहीं हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। ठीक है, कितना डिफरेंस है कि मध्यकालीन टाइम के हिंदुस्तान और आज के भारत में। ठीक है, आज के भारत में दक्षिण का हिस्सा भी इंक्लूडेड है, लेकिन पहले नहीं था। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए, किसी भी शब्द का प्रयोग करने में ना इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। ठीक है, अब उदाहरण के लिए देख लीजिए, जैसे विदेशी भाषा का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं? इसका हम करते हैं कि जो विदेश से आए, जो अपने देश के ना हो, कौन है? विदेशी हैं। ठीक है, अब देखिए, विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए, हमारे लिए आज इसका अर्थ क्या है? ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। लेकिन मध्ययुगीन इतिहास में इसका अलग अर्थ था। तो मध्ययुगीन इतिहास में ना इसे किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो, उसे विदेशी कहा जाता था। ठीक है, अब मान लीजिए किसी अन्य गांव से आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति होगा ना, उसकी समाज संस्कृति का जो अंग नहीं होगा उस गांव वालों के, तो उसे लोग विदेशी कहते थे। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसलिए ना किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था। क्या होता था? अगर नगर में कोई वनवासी आ जाता है तो उसे क्या कहा जाता था? विदेशी कहा जाता था। किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। अब देखिए, अब बात करते हैं इतिहासकार और उनके स्रोत के बारे में। ठीक है, देखिए, इतिहासकार जो है किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोत का सहारा लेते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, उदाहरण के लिए क्या है, पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों के और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। कब? क्लास 6 में हमने पढ़ा है। आप अगर क्लास 6 की वीडियोस नहीं देखें हैं तो प्लीज़ जाके देखें। ठीक है, प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है ना। तो हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा, और इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी के लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि दिल्ली सल्तनत के समय में कौन कौन जो है शासन किया। ठीक है, मुगल सल्तनत हम देखेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। ठीक है,
और इस काल के अध्ययन के लिए ना इतिहासकार जिन स्रोतों का, जिन सोर्सेस का प्रयोग करते थे ना, उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही हैं। तो कुछ चीज़ें जो है एकाएक नहीं चेंज होती। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एकाएक तो चीज़ें चेंज होती नहीं है, धीरे धीरे करके चेंजेस होते हैं, है ना। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि क्या पहले था, क्या अब हो गया और क्या मध्यकाल में था, है ना। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए ना अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य यानी कि भवन निर्माण कला और लिखित सामग्री पर निर्भर थे। ठीक है, तो सिक्कों से कैसे जानकारी मिलती होगी, शिलालेखों से, ये भी आपके मन में विचार आ रहा होगा, है ना। कुछ पुराने सिक्के जो प्राप्त हुए हैं उनमें कुछ लिखा रहता था। शिलालेख क्या होते हैं? शिलालेख जो होते हैं वो किसी पत्थर या चट्टान पर खोदी गई लिखित रचना को क्या कहा जाता है? शिलालेख कहा जाता है। शिलालेख का सीधा सीधा अर्थ है ना पत्थर पर लिखा हुआ, ठीक है। इसे इंग्लिश में कहते हैं पेट्रोग्राफ, ठीक है। तो पत्थर पर या गुफाओं की पथरीली दीवारों पर जब कोई लिखित रचना की जाती है ना, तो इसे कहा जाता है शिलालेख, ध्यान रखेंगे। और स्थापत्य का मतलब क्या है? भवन निर्माण कला, कि भवन की निर्माण की कला किस प्रकार है, किस युग में की होगी, है ना। कुछ लिखित सामग्री भी प्राप्त हुई हैं, इस पर निर्भर करते हैं, ठीक है। पर कुछ बातें जो है पहले से काफ़ी भिन्न थी। कैसे भिन्न थी, यही चीज़ हम देखेंगे, है ना। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। अब इसके आगे इतिहासकार जो है ना वो सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोत के इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लग गए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस समय के दौरान जो है ना कागज़ जो है क्रमशः सस्ता होता गया, ठीक है। धीरे धीरे आगे आगे बढ़ते बढ़ते कागज़ सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लग गया। लोग धर्म ग्रंथ हो गए, ठीक है, शासकों के वृतांत हो गए, अभी मैं आपको इसका मतलब भी बताऊंगी, ठीक है। संतों के लेखन हो गए, उपदेश, अर्जियाँ, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब और करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। किसका प्रयोग? कागज़ का प्रयोग। अच्छा, जो हमने सिक्के वगैरह, शिलालेख वगैरह देखे ना, वो तो हो गए पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। और जो हम ये कागज़ के प्रयोग के द्वारा धर्म ग्रंथों वगैरह, वृतांतों वगैरह को देख रहे हैं, ये हो गए साहित्यिक स्रोत, ठीक है। तो देखिए, आपको जो है वृतांत का मतलब पता है क्या? नहीं पता है तो मैं बताती हूँ, ठीक है। मैं हूँ किस लिए? वृतांत का मतलब होता है, क्या हुआ? वृतांत का मतलब क्या होता है? वृतांत का मतलब होता है ना कथा हो गया या फिर गाथा हो गई कोई, है ना। तो इनमें ये जो है वृतांत के निशंस में लिखे जाते हैं, ठीक है। या फिर किसी की प्रशंसा करना हो, है ना, तो ये जो है लिखा गया लिखित फॉर्म में, ठीक है। धनी व्यक्ति जो है धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ और मंदिर पांडुलिपियाँ एकत्रित किया करते थे, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पांडुलिपि का मतलब बता दूं। देखिए, पांडुलिपि या फिर इसे कहा जाता है मातृका ग्रंथ, ठीक है। ये हाथ द्वारा लिखी जाती है, ठीक है। इंग्लिश में इसे मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है, ठीक। हिंदी भाषा में इसे कहा जाता है पांडुलिपि या हस्तलेख या हस्तलिपि नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ऐसा भी माना जाता है ना कि 16वीं शताब्दी के आरंभ में विदेशियों के द्वारा संस्कृत का अध्ययन आरंभ हुआ, ठीक है। पांडुलिपि जो है बेसिकली वो दस्तावेज है ना जो एक व्यक्ति या फिर अनेक व्यक्तियों द्वारा हाथ से लिखी गई हो। ध्यान रखेंगे, किससे लिखी गई हो? हाथ से लिखी, ठीक है। जैसे हस्तलिखित पत्र हो गए, ठीक है, मुद्रित किया हुआ या फिर किसी अन्य विधि से किसी दूसरे दस्तावेज से जो है नकल करके तैयार सामग्री को पांडुलिपि नहीं कहते। ध्यान रखेंगे, पांडुलिपि किसे कहा जाता है? एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों द्वारा हाथ से लिखी गई हो, ठीक है, हस्तलिखित रचना हो, वो कहलाती है पांडुलिपि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इन पांडुलिपियों को ना पुस्तकालयों और अभिलेखागारों में रखा जाता था, ठीक है। और इन पांडुलिपियों और दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारियाँ मिलती हैं, मगर साथ ही इनका उपयोग भी कठिन है। और कैसे कठिन है, आगे देखते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज ना है प्रिंटर, फोटोकॉपी मशीन, है ना, लेकिन उन दिनों तो हुआ नहीं करता था। तो उन दिनों जो है वो प्रतियां कैसे बनती थी? देखिए, उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, ठीक है, प्रिंटर्स वगैरह थे नहीं, और इसलिए लीपक या फिर नकल नवीश, यानी कि मतलब क्या होता था कि जैसे मान लीजिए आप कभी 2-4 दिन अगर स्कूल नहीं जाते तो क्या करते हैं, आप अपने किसी फ्रेंड्स की कॉपी लेके उससे जो है कॉपी करते हैं,
तो ठीक है, तो उस समय यही हुआ करता था। नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। ठीक है, और अगर आपने कभी किसी मित्र के, ये देखिए जो मैंने आपको बताया वही चीज़ लिखी है, ठीक है, गृह कार्य की नकल उतारी है, तो आप जानते ही होंगे कि यह काम आसान नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए कि आपके फ्रेंड ने जो है लिखी कॉपी, ठीक है, अब आप उससे राइट कर रहे हैं देख के, तो आपकी राइट में जो है कुछ डिफरेंस रहेगा, फिर आपकी कॉपी देखकर अगर कोई दूसरा लिखेगा तो कुछ डिफरेंस होगा। ठीक है, तो यही चीज़ होती है। तो कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा क्या लिखा गया है ना। फलस्वरूप क्या होता है, आपके लिखे में मित्र से लिखे हुए कुछ छोटे मोटे डिफरेंसेस आ जाते हैं। अच्छा, ये चित्र आप जैसे देख पा रहे होंगे, ये नकल कर रहे हैं, है ना, पांडुलिपि तैयार कर रहे हैं, तो यही जो है इस प्रकार। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है अभिलेखागार क्या होता है। देखिए अभिलेखागार जो है ना, वो एक ऐसा स्थान है जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है, यानी कि स्टोर किया जाता है, रखा जाता है। ठीक है, आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं जहाँ वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरे को रिकॉर्ड जो है वो रखते हैं। ठीक है, ये चित्र जो लघु चित्र दिख रही है, ये प्रतिकृति जो दिख रही है, जिनमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। अब ये देखिए, ये जो है लिखावट के विभिन्न प्रकार। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार किससे लिखा हुआ है, ये लिखावट की विभिन्न प्रकार की शैलियाँ हैं। ठीक है, जो किसमें लिखी गई हैं, फारसी और अरबी में। ठीक है, ये नस्तलिपि लिखी गई है बाईं ओर, ये नस्तलिपि है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे, नस्तलिपि। ठीक है, और इसमें जो है वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह में लिखे जाते हैं। फ्रांसीसी अरबी के जानकारों के लिए ये लिपि पढ़ना आसान होगी। और ठीक है, और ये जो है ना, ये है सिकस्त लिपि। ठीक है, इस देखिए बहुत ज़्यादा घना लिखा हुआ है, संक्षिप्त में लिखा हुआ है और ये कठिन है। ठीक है, जो लोग फारसी और अरबिक पढ़ना जानते होंगे उन्हें समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो जैसे देखिए अभी मैंने बताया आपको कि कॉपी करने में जो है एक दोस्त से दूसरे दोस्त में काफ़ी डिफरेंसेस आ जाते हैं। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ कुछ यही होता है। देखिए प्रतिलिपियाँ जैसे कॉपी करने में ना, बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे और कहीं कोई शब्द कहीं कोई वाक्य। ठीक है, सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियाँ बनती रहीं। अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियाँ एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। ठीक है, थोड़े थोड़े चेंजेस ही तो एक दिन आके बहुत बड़ा चेंजेस होता है। ठीक है, इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। क्यों, क्योंकि आज जो है ना, हमें लेखक की मूल पांडुलिपि मिल ही नहीं रही है, इतने ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं। ठीक है, और हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही जो है पूरी तरीके से निर्भर रहना पड़ता है। इससे तो हमारे इतिहास पे भी सवाल जो है उत्पन्न हो जाता है ना, क्योंकि गलतियाँ होती हैं बहुत बड़ी बड़ी, धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा आप चेंजेस देखोगे तो आप एग्जैक्ट जो है चीज़ों का पता लगाने में मुश्किल होगी, है ना। इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। एक ही प्रतिलिपि से नहीं साबित हो जाता है कि ऐसा ऐसा रहा होगा, है ना। कई बार क्या होता है ना कि लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते हैं। ठीक है, 14वीं शताब्दी के इतिहासकार, ध्यान रखेंगे, 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार उसके 2 वर्ष बाद लिखा था। ठीक है, दोनों में अंतर था, लेकिन 1971 तक ना इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। ठीक है, यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। तो इससे ये तो पता चल गया कि ये जो लिपियाँ होती हैं, वृत्तांत होते हैं, तो ईजिली तो मिल नहीं पाते। तो जो हमें अगर बाद के वृत्तांत या लिपियाँ मिल गई तो क्या होता है, पहले की नहीं मिली तो क्या होता है, हमें चीज़ों का पता आसानी से जो है नहीं लग पाता है, सही चीज़ों का। करते हैं नए सामाजिक और राजनीतिक समूह के बारे में। देखिए सन 700 और 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन जो है इतिहासकारों के आगे बहुत बड़ी चुनौती रखता है। अब आप देखिए, आज आप हड़प्पा संस्कृति पढ़ते हैं, वैदिक संस्कृति पढ़ते हैं,
तो ये ऐसे ही हवा में थोड़ी ना आ गई है, बहुत सालों तक इसके पीछे अध्ययन किया गया है, खुदाई की गई है, अभिलेख एकत्रित किए गए हैं, है ना। ये बहुत सरल काम नहीं है, ठीक है गाइज, ये बहुत ज़्यादा सरल काम नहीं है, ये बहुत कठिन काम है। और मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में ना बड़े पैमाने पर और अनेक तरीके के परिवर्तन हुए, ठीक है। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन हुए, ठीक है। क्या जो आज टेक्नोलॉजी डेवलप है क्या पहले थी? नहीं थी, ठीक है। तो परिवर्तन इसमें भी होता गया, सिंचाई में रहट, कताई में चरखे, युद्ध में आग्नेय शास्त्र यानी कि बारूद वाले हथियार, ठीक है, इसमें इनका इस्तेमाल, ठीक है। और जो है इस उपमहाद्वीप में ना नए तरीके के खान पान भी आया, जैसे देखिए आलू हो गया, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी, ये कब आए? जब ये यूरोपीय भारत देश आए तभी तो आए, ठीक है ना। और ये ध्यान रहे आपको कि ये तमाम परिवर्तन ना नई प्रौद्योगिकी और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ? यह काल जो है ना आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा, ठीक है। 5, 6, 7 अध्याय में हम इन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे कि दिल्ली सल्तनत हमारे देश में राज्य किए, ठीक है, जो है राज्य किए तो क्या हुआ, वो अपनी संस्कृति, अपनी अर्थव्यवस्था जो है लेके आए, ठीक है। मुगल काल आया तो मुगल काल की नीति अलग अलग थी, ठीक है। तो ये चीज़ हुई। अब देखिए इस युग में लोगों की गतिशीलता जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोग झुंड के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लग गए, ठीक है। और इस महाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थीं। अब आप ये देख पा रहे होंगे कि रथ के माध्यम से जो है आवागमन होता था उस समय, ठीक है। इसे कहा जाता है रहट। रहट के माध्यम से जो है खेती की जाती थी, ठीक। तो देखिए इस काल में जिन समुदायों की जो महत्व बढ़ा ना, उनमें एक समुदाय था राजपूत, ध्यान रखेंगे, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से ये शब्द निकला हुआ है। जो आज राजपूत राजपूत कहते हैं ना, उसका मतलब है राजा का पुत्र, ठीक है। तो 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के लिए जो है उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत ना केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्त की गुणगान करते थे। देखिए कवि और जो ये राजपूत थे ना, इनकी आचार संहिता जो है प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्त का गुणगान करते थे, ठीक है। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से भी जो है महत्व हासिल करने के लिए अवसरों का लाभ जो है मराठा हो गए, सिख हो गए, जाट, अहोम, कायस्थ, ये जो सारे समुदाय थे ना, ये मुख्यतः लिपिक और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति थी, ठीक है। इन समूहों ने भी उठाया, ठीक है। इस पूरे काल के दौरान ना जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका भी बढ़ता जा रहा था, ठीक है। और कुछ क्षेत्रों पे यह परिवर्तन ना अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत अधिक तेजी से पूरे तौर पर हुआ, ठीक है। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान जो है छोड़ना पड़ा, ठीक है। पर्यावास का मतलब क्या होता है? अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना, ठीक है, पर्यावसन कहते हैं इसे। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे, ठीक है, और वो कृषक बन गए, ठीक। कृषकों के ये नए समूह ना क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे और ये बड़े जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और क्या करना पड़ता था? स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी, ठीक है। यानी कि स्थानीय मालिक जो भी बोले उन्हें करना ही करना होता था, ठीक। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर भी उभरने लगा। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे, मवेशी यानी कि जानवर, ठीक है। और कुछ लोग जो है खेती से जो है खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। अब देखिए जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे ना, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे। आज जो आप कास्ट सिस्टम देखते हैं क्या पहले था? नहीं था। ये धीरे धीरे वक्त बीतते गए और कास्ट सिस्टम जो है ये डेवलप हुआ, ठीक है। ये जातियाँ बनने लग गई, ठीक है। व्यवसाय के आधार पे, पृष्ठभूमि के आधार पे समाज को जो है ऊंचे नीचे दर्जों में बांट दिया गया, ठीक है। ये दर्जे स्थायी नहीं थे,
किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथ में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उन्हें दर्जे बदलते रहते थे। ठीक है, एक ही जाति का जो है किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी जो है अन्य क्षेत्र में कोई और। ठीक, और अपने सदस्यों के व्यवहार में नियंत्रण करने के लिए ना जातियां स्वयं जो है अपने अपने नियम बनाती थीं। ये देखिए, ये भी चीज़ थी कि व्यवहार में नियंत्रण लाने के लिए जातियां खुद के नियम बनाती थीं। ठीक है, और इन नियमों का पालन जो है जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को ना अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। ठीक है, इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की जो है एक छोटी इकाई भर होती थी। तो चलिए, वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए क्षेत्र और साम्राज्य को जो है हम अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। ठीक है, तो यहीं समाप्त करती हूँ मैं अपना वीडियो। और कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेगी। ठीक है, और अब आप ये मान के चलिए ना, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, अभी दरोगा भर्ती आने वाली, चाहे जिस भी चीज़ की तैयारी, एनसीईआरटी का क्रेज़ बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि अब फैक्चुअल चीज़ें पूछी जा रही हैं, रटने वाली चीज़ें नहीं पूछी जा रही हैं। तो आपको जो है एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी की एक एक लाइन जो है अपने आप में एक क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग ये समझ लीजिए कि किसी भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। ठीक है, तो मैं आपको 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पूरा करवाऊंगी, ये मेरा आप लोगों से वादा है। बस आप लोग मेरा साथ देते रहिए, मैं सारी चीज़ें कंप्लीट करवाऊंगी। ठीक है, और जब ये एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी तो हम क्वेश्चन भी लगाएंगे। ठीक है, लेकिन पहले हम पढ़ तो लें, फिर तो हम क्वेश्चन लगाएंगे, है ना। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।